हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। और जैसा कि 9 सेट 8 की प्रिपरेशन के लिए हम लोग ने 100 क्लास चैलेंज का जो शेड्यूल लॉन्च किया था, उस क्लास का आज 25th डे है। और आज के इस स्पेशल डे पे हम बात करेंगे सब्जेक्ट पैथोलॉजी के एक छोटे से टॉपिक नियोप्लासिया की। नियोप्लासिया बेसिकली बहुत छोटा सब्जेक्ट टॉपिक नहीं है, ये थोड़ा सा लेंदी भी होता है। तो इसके हम जल्दी से कुछ क्विक रिवीजन करके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं, जिसमें हमारे 9 सेट 8 के लिए थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा। तो आज का ये सेशन शुरू करते हैं हम अपने क्लास फर्स्ट से, जो अब हमारी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन नियोप्लासिया। हम यहाँ नियोप्लासिया की बात कर रहे हैं, तो ये जानना है कि नियोप्लासिया होता क्या है। नियोप्लासिया बेसिकली एक एबनॉर्मल मास का क्लस्टर होता है, जो कि अनडिफाइंड सेल ग्रोथ होती है, जिसमें सेल कोई प्रॉपर डिवाइड ना होके एबनॉर्मली और अनकोऑर्डिनेट तरीके से डिवाइड होती है। तो हम अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन बी जो दिया है, एन एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम अनकंट्रोल्ड अनकोऑर्डिनेटेड सेल प्रोलिफरेशन। तो जो अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन होता है वही हमारा नियोप्लासिया को डिफाइन करता है। अगर हम अपने अदर ऑप्शंस को देखें, अ प्रोसेस ऑफ सेलुलर एडेप्टेशन, यहाँ पे सेलुलर एडेप्टेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारा नियोप्लासिया नहीं हो सकता है। सेलुलर एडेप्टेशन के लिए हमारे अलग टर्म होते हैं, जैसे कि एट्रोफी, मेटाप्लासिया, डिस्प्लासिया, हाइपरट्रॉफी, ये सारी चीजें हैं। अगर अदर रिवर्सिबल इंक्रीज ऑफ सेल नंबर जहां पर भी इंक्रीज होता है वहां पर हमारा आता है हाइपरप्लासिया। हाइपरप्लासिया। और जहां सेल का साइज बढ़ता है उसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा, टिश्यू फ्रॉम अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नियोप्लास्टिक ग्रोथ इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम हाइपरप्लासिया बिकॉज नियोप्लासिया। अब यहीं पर हमने बात की थी अभी पिछले क्वेश्चन में अपने हाइपरप्लासिया और नियोप्लास्टिक ग्रोथ की। तो हाइपरप्लासिया क्या होता है, एक रेगुलेटेड सेल डिफरेंशिएशन, जिसमें सेल के नंबर्स बढ़ रहे हैं। उसी जगह नियोप्लास्टिक ग्रोथ क्या होती है, अनरेगुलेटेड सेल प्रोलिफरेशन होता है, जो जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से होता है। तो जो हमारा ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। Which term distinguishes a benign neoplasm from a malignant neoplasm? यहाँ पर दो टर्म्स हमें दिख रहे हैं, बेनाइन और मैलिग्नेंट। ये दोनों ही टर्म नियोप्लाज्म के होते हैं। ये दोनों ही एक टर्म टाइप होता है, नियोप्लाज्म का टाइप होता है बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बेनाइन ट्यूमर्स जो होते हैं वो एक तरह से अनकंट्रोल होते हैं और वो हार्मलेस होते हैं। बेनाइंस जो होते हैं वो हमारे हार्मलेस होते हैं, जबकि मैलिग्नेंट जो होते हैं वो कैंसरस होते हैं, वो कैंसर कॉज करने वाले ट्यूमर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है मेटाप्लासिया, डिस्प्लासिया, डिफरेंशिएशन एंड हाइपरप्लासिया, तो जो इन दोनों टर्म्स को डिफाइन कर रहा है, अलग कर रहा है, वो है हमारा डिफरेंशिएशन। कैसे डिफरेंशिएशन है इसके बारे में हम देखते हैं। बेनाइन नियोप्लाज्म टिपिकली वेल डिफरेंशिएटेड, ये एक स्पेसिफिक डिफिनीशन है हमारे बेनाइन ट्यूमर्स के लिए। जो भी बेनाइन ट्यूमर होते हैं, बेनाइन नियोप्लाज्म होते हैं, वो वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, जबकि जो मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म होते हैं वो पुअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं। ये हमें याद रखना है, मैलिग्नेंट हमेशा पुअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं, जबकि बेनाइन ट्यूमर्स, बेनाइन नियोप्लाज्म हमेशा वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ ट्यूमर्स which suffix is most commonly used indicated a benign neoplasm? अब यहाँ पे फिर से हम बेनाइन की ही बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, इसने ओवरऑल ट्यूमर्स के बारे में नहीं पूछा है। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक हमारा बेनाइन नियोप्लाज्म को इंडिकेट किया गया है। तो जो बेनाइन ट्यूमर्स को इंडिकेट करने वाले टर्म होते हैं वो हमारा होता है ओमा।
एकदम सही। ओमा जो टर्म होता है, सफिक्स होता है, वो हम बेनाइन ट्यूमर्स के लिए यूज करते हैं, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के लिए जो हम है वो कार्सिनोमा यूज किया जाता है फॉर मैलिग्नेंट। तो यहां से आपके दो क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं। अगर क्वेश्चन में मैलिग्नेंट ट्यूमर का सफिक्स पूछा जाएगा तो हमें कार्सिनोमा पे टिक करना है, बट अगर बेनाइन ट्यूमर के बारे में पूछा जाएगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ ओमा को टिक करना है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज टिपिकल फॉर बेनाइन ट्यूमर। अब यहाँ पे फिर से उसकी डेफिनेशन आ गई है कि बेनाइन ट्यूमर को हम किस कैरेक्टरिस्टिक फीचर के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन है, रैपिड ग्रोथ विथ इन्वेजन इनटू एडजेसेंट टिश्यू, पुअर सेलुलर डिफरेंशिएशन, वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स और हाई लाइकहुड ऑफ मेटास्टेसिस। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बात की थी कि जो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो हमारे वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, हमें ऑप्शन सी की तरफ जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब यहाँ मैलिग्नेंट की बात आ चुकी है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम बेनाइन ट्यूमर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। अब यहाँ पर पूछा है कि मैलिग्नेंट हमारे बेनाइन से डिफर किस तरह है। तो यहाँ पर हमें देखना है ऑप्शंस को, प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस कैप्सूल, इनवेसिव ग्रोथ, पुअर डिफरेंशिएशन एंड पोटेंशियल टू मेटास्टेसिस, स्लो लोकलाइज्ड एक्सपेंशन, हाई डिग्री ऑफ सेलुलर यूनिफॉर्मिटी। तो जो हमारा ऑप्शन होगा इसमें वो होगा ऑप्शन बी। वाई? बिकॉज ऑफ पुअर डिफरेंशिएशन। यही एक दोनों में कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि बेनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो होते हैं वो पुअर डिफरेंशिएशन के होते हैं, और साथ ही साथ वो मेटा साइज को भी इंक्रीज करते हैं और इनवेसिव नेचर के होते हैं, आक्रमणकारी होते हैं, दूसरी टारगेट सेल्स को ढूंढते हैं और वहां पे जाके अपनी सेल्स को ग्रोथ करते हैं अनकंट्रोल्ड मैनर से। क्वेश्चन नंबर 7 है, which pathway of tumor spread is most commonly associated with carcinomas। यहाँ पे पूछा है ऐसा कौन सा पाथवे है, ऐसा कौन सा रूट है जिसके थ्रू हमारे कार्सिनोमास एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं या स्प्रेड होते हैं। तो जो ऑप्शन है हमारे सामने, हेमाटोजेनियस स्प्रेड, लिम्फेटिक स्प्रेड, डायरेक्ट सीडिंग अक्रॉस बॉडी कैविटीज और ट्रांसमिक स्प्रेड। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो कार्सिनोमास की बात हो रही है वो कार्सिनोमास बेसिकली हमारे लिम्फ नोड में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, या यह कह सकते हैं कि उनकी जो परमेबिलिटी होती है, उन सेल्स की जो परमेबिलिटी होती है वो हमारे लिम्फेटिक या लिम्फ नोड के टुवर्ड्स ज्यादा होती है, बिकॉज सारे के सारे कार्सिनोमास जो होते हैं वो एपिथेलियम टिश्यूज के होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू। और जब ये एपिथेलियम टिश्यू के बने हैं तो हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जो लिम्फ वेसल्स हैं, वो भी एपिथेलियल टिश्यू से ही कनेक्ट होती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। हेमाटोजीनियस ब्लड वेसल्स के थ्रू भी हो सकते हैं, बट ब्लड वेसल्स के थ्रू होने वाले सार्कोमास होते हैं, क्योंकि वो कनेक्टिव टिश्यूज पे आक्रमण करते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू की सेल को टारगेट करते हैं। कार्सिनोमास जो होते हैं वो लिम्फेटिक स्प्रेड के थ्रू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस को ऐसी कौन सी टर्म है जो मेटास्टेसिस को डिफाइन कर रहे हैं। तो मेटास्टेसिस एक तरह की प्रोसेस है, मेटास्टेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो होते हैं वो सेकेंडरी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है, द बेनाइन ट्यूमर दैट इनलार्ज ग्रेजुअली, नहीं, द स्प्रेड ऑफ मैलिग्नेंट सेल फ्रॉम द प्राइमरी साइट टू डिस्टेंट ऑर्गन, मतलब अदर साइट पे एक जगह पे वो ग्रोथ हुई, उसके बाद वो वहां से रिमूव हुए, उसके बाद वो दूसरे टारगेट टिश्यू पे जाके अटैच हो रहे हैं। एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन अराउंड द ट्यूमर,
लोकल इन्वेजन ऑफ सराउंडिंग टिश्यू विदाउट डिस्टिंक्ट स्प्रेड। तो जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसलिए है क्योंकि मेटास्टैसिस मूव कर रहा है वो प्राइमरी जगह से दूसरी जगह में, और ये एक प्रोसेस है। मेटास्टैसिस इज अ प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज नॉट कॉमन पाथवे फॉर ट्यूमर स्प्रेड। अब यहाँ पर उसने पूछा ऐसा कौन सा रूट है जिसके थ्रू हमारे जो ट्यूमर्स है वो स्प्रेड नहीं होते हैं। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑल ओवर द ट्यूमर की बात की है, उसने अलग से कोई ओमा या सार्कोमा या फिर कार्सिनोमा नहीं पूछा है। ऑल ओवर द ट्यूमर किस पाथवे से मूव नहीं करते हैं। तो लिम्फेटिक से अभी हमने देखा था कि जो भी हमारे कार्सिनोमाज होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के थ्रू, जो कैंसरस होते हैं, कैंसर सेल होती है, वो लिम्फेटिक्स के थ्रू मूव करती है। हेमाटोजीनियस में हमारे सार्कोमा आते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू टारगेट होते हैं। सीडिंग में हमारी मेटास्टैसिस प्रोसेस होती है जो प्राइमरी साइट से सेकेंडरी साइट पे जाती है। तो जो हमारा चौथा ऑप्शन बचता है दैट इज लास्ट ऑप्शन, न्यूरल ट्रांसमिशन। न्यूरल ट्रांसमिशन के थ्रू कोई भी ट्यूमर्स ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि न्यूरल ट्रांसमिशन जो होते हैं वो विद इन द न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स के अंदर होते हैं। और न्यूरल ट्रांसमिशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूरोट्रांसमिशंस का होता है, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स मूव करते हैं अपने सिग्नल्स को लेके, जो भी मिक्स या कॉमन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्रोसेस ऑफ कार्सिनोजेनेसिस often involve mutation in which type of gene। ऐसा कौन सा ऐसा जीन है जिसमें कार्सिनोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, कौन सा जीन है यहाँ पे। तो हमें ऑप्शन है ऑन्कोजीन्स, ट्यूमर सप्रेसर जीन, बोथ, ओनली जीन्स रिलेटेड टू सेल एडहेशन। तो यहाँ पे देखना है जो ऑन्कोजीन्स होते हैं, ऑन्कोजीन्स जो होते हैं वो कैंसर स्प्रेडिंग, कैंसर को स्टॉप करने वाले जीन्स होते हैं। ट्यूमर सप्रेसर जीन जो ट्यूमर को सप्रेस कर दे। बोथ जीन रिलेटेड टू सेल एडहेशन। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि ऑन्कोजीन्स भी हमारे कार्सिनोजेनेसिस की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स भी हमारे कार्सिनोजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, और साथ ही साथ डीएनए रिपेयर, एपोप्टोसिस रेगुलेशन जीन्स भी हमारे कार्सिनोजेनेसिस में इन्वॉल्व होने वाले जीन्स हैं। क्योंकि जो म्यूटेशन हो रहा है, जब इन्हीं सेल्स में म्यूटेशन होता है, ऑन्कोजीन अभी तक क्या कर रहा है, हमारी सेल साइकिल को रेगुलेट कर रहा है और सेल को एक प्रोलिफरेटेड फॉर्म में या एक सीक्वेंस फॉर्म में डिवाइड कर रहा है। अब अगर यही ऑन्कोजीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए, वो अपना काम करना भूल जाए, तो यहाँ पे जो सेल होंगी वो अनकंट्रोल हो जाएंगी, सेल डिवीजन क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल हो जाएगा। तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन भी सेल प्रोलिफरेशन होता है जो आगे जाके नियोप्लाज्म में कन्वर्ट हो सकता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन जो ऑलरेडी ट्यूमर को सप्रेस कर ही रहा है, अगर उसके अंदर म्यूटेशन हो जाएगा तो वो अपना काम ना कर पाने की वजह से ट्यूमर को सप्रेस नहीं कर पाएगा, बल्कि उसको इनहैंस करेगा, उसको बढ़ावा देगा। साथ ही साथ डीएनए रिपेयर में क्या होगा, जब हमारे डीएनए प्रॉपर नहीं बन पाएंगे, डीएनए में म्यूटेशन हो जाएगा, तो वो जो डीएनए है उनके थ्रू जो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी वो गलत हो जाएगी या अनकंट्रोल हो जाएगी। उसी तरह एपोप्टोसिस रेगुलेशन, जो सेल डेथ होने जा रही थी नेचुरली तरीके से, वो डेथ ना होके एक्यूमुलेट होती जाएंगी, और एक्यूमुलेट होते होते वो एक सिस्ट का फॉर्म ले लेंगी, आगे जाके वो ट्यूमर में कन्वर्ट हो सकती हैं, और वही ट्यूमर आगे बेनाइन या मेलिग्नेंट का फॉर्म करेगा, जो एक कार्सिनोजेनेसिस है। जेनेसिस दैट मीन्स फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, और कार्सिनोम दैट मीन्स कैंसर, कैंसरस सेल का फॉर्मेशन इज कार्सिनोजेनेसिस। और इसी प्रोसेस को इन्वॉल्व होने वाले हमारे ऑन्कोजीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन, डीएनए रिपेयर, एपोप्टोसिस रेगुलेशन जीन्स आते हैं जब वो अनकंट्रोल हो जाते हैं या अपना फंक्शन बंद कर देते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे,
An increased incidence of cancer is generally associated with, कैंसर का कोइंसिडेंस या कैंसर इंसिडेंस आखिरकार बढ़ क्यों रहे हैं? तो उसका जो ऑप्शन है हमारा, यंगर एज ग्रुप, एडवांसिंग एज एंड क्यूमुलेटिव डीएनए जेनेटिक डैमेज, लो एनवायरमेंटल एक्सपोजर और बैलेंस डाइट। अगर हम बैलेंस डाइट की बात करेंगे तो बैलेंस डाइट के थ्रू हमारे जो बॉडी के सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फिजियोलॉजी है, जितने भी प्रोसेस है, हीमोस्टैसिस है, होम्योस्टैसिस है, वो सारी कंट्रोल रहेगी। तो ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता। लो इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, अगर आप इन्वायरमेंट में ज़्यादा एक्सपोज नहीं कर रहे हैं तो हमारे बॉडी के अंदर म्यूटेशन होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो म्यूटेशंस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे केमिकल एक्सपोजर या फिजिकल या यूवी रेस के एक्सपोजर के थ्रू ही हो रहे हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। एडवांसिंग एज और क्यूमुलेटिव जेनेटिक डैमेज के थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ म्यूटेशन के चांसेस बढ़ रहे हैं। अब अगर म्यूटेशन के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई जीन है या सेल प्रोलिफरेशन है, वो अनकंट्रोल तरीके से कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में होने लगेगा। और यंगर एज ग्रुप की अगर बात करें तो जब यंग एज ग्रुप है तो हमारी बॉडी की सारी सेल्स, एपोप्टोसिस वगैरह सब कुछ प्रॉपर चल रही होगी। तो जिसको ऑप्शन है वो है हम ऑप्शन बी। 12th क्वेश्चन है, डिस्प्लासिया इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। अब यहाँ पे पूछा है डिस्प्लासिया क्या होती है। तो डिस्प्लासिया एक एबनॉर्मल ग्रोथ होती है जो हमारी प्री कैंसरस सेल के रूप में रहती है बॉडी में। जब तक डिस्प्लासिया की सेल जो सेल स्टेज है वो अगर डिस्प्लासिया फेज में है तो वो कैंसर नहीं कहलाता। बट हाँ, उस सेल के अगर आगे फर्दर चेंजेस होने लगे तो वो कैंसर में जरूर बंडल जाएगी। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारे, अ प्री कैंसरस कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल सेल आर्किटेक्चर and morphology yet conform to the site of origin, a benign neoplasm that can easily removed, a stage of full board invasive cancer, नॉर्मल सेल ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू इंजरी। अगर इंजरी के केस में नॉर्मल सेल ग्रोथ हो रही है तो वो हमारा सेल डिवीजन ही कहलाएगा। स्टेज ऑफ फुल बोलन इन्वेजिव कैंसर में हमारे डिस्प्लासिया टर्म का यूज नहीं होता है। अब बेनाइन नियोप्लाज्म, अगर वो बेनाइन नियोप्लाज्म है तो वो कैंसर का फॉर्म आगे जाके नहीं ले सकता है, वो एक तरह से हार्मलेस होता है। तो जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, दैट इज अ प्री कैंसरस कंडीशन, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है डिस्प्लासिया में जो आगे जाके क्या कर रही है, अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्यूमर द पैरेन्काइमा रेफर्स टू। अब यहाँ पर एक टर्म पूछा गया है, पैरेन्काइमा क्या रेफर करता है ट्यूमर के केस में। अगर आप कभी भी हिस्टोपैथो की रिपोर्ट पढ़ेंगे उसमें अगर पैरेन्काइमा टर्म यूज हो रहा है, पैरेन्काइमा यूज हो रहा है तो वो क्या इंडिकेट करता है, देखते हैं। द सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू दैट सप्लाइज ब्लड, द एक्चुअल नियोप्लास्टिक सेल that determine the tumor's biological behavior, the inflammatory cells surrounding the tumor, the fibrous capsule encapsulating the lesion। तो जो पैरेन्काइमा टर्म होता है वो एक्चुअल नियोप्लास्टिक सेल्स का होता है जो उस टर्म की, उस बॉडी की या उस बायोप्सी की, जब हम बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी क्या होता है, एक छोटा सा हम मांस का टुकड़ा बॉडी से लेते हैं जिस बॉडी में अनकंट्रोल सेल डिवीजन या कोई ट्यूमर होता है और उसी ट्यूमर की हम बायोप्सी के थ्रू ये पता लगाते हैं कि वो कैंसरस है या फिर नहीं है। तो अगर उस बायोप्सी में हमें पैरेन्काइमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तो वो उस नियोप्लास्टिक सेल के बायोलॉजिकल बिहेवियर को इंडिकेट करता है। तो जो राइट ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन बी। यहाँ पे देखते हैं, द पैरेन्काइमा ऑफ ए ट्यूमर कंसिस्ट ऑफ ए नियोप्लास्टिक सेल्स देमसेल्व्स which dedicate the growth, behavior and potential malignancy of the tumor। ट्यूमर की मेलिग्नेंसी कितनी है, वो कितने डीप तक हमारी सेल्स को डैमेज कर रहा है, ये एक हिस्टोपैथो के थ्रू ही हमें पता चलेगा अगर उसमें हमारी पैरेन्काइमल सेल्स दिखाई दे रही होंगी तो। अगर उसमें पैरेन्काइमल सेल नहीं है दैट मीन्स वो जो टिश्यू है उसमें नियोप्लास्टिक सेल्स एब्सेंट है।
बट अगर उसमें न्यूप्लास्टिक सेल है तो हमें वो पैरेन्काइमा जरूर दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ट्यूमर स्टेजिंग प्राइमरी इनकॉर्पोरेट? ट्यूमर्स का स्टेजिंग जो है प्राइमरी इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है, क्या है वो? तो यहाँ पर हमारा देखना है, प्राइमरी बात की गई है, तो प्राइमरी में हमें क्या देखना होता है, ट्यूमर का साइज, उसका लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेटास्टेसिस। तो जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। अगर आपको भी यही ऑप्शन सही लग रहा है तो आप बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, ट्यूमर स्टेजिंग इज सिस्टमैटिक मेथड। ये एक सिस्टमैटिक मेथड है जो यूज डिस्क्राइब करते हैं एक्सटेंट ऑफ कैंसर, कि कैंसर कितना एक्सटेंड हुआ है। यहाँ पर देखिए लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड का मेटास्टेसिस, नॉर्मल मेटास्टैटिक कैंसर सेल्स हमारे लिम्फ नोड में जा रहे हैं या लिम्फ नोड से जब आ रहे हैं तो अदर टिश्यूज को क्या कर रहे हैं, कैंसरस सेल से भर दे रहे हैं, और यही हमारी क्या है, प्राइमरी ट्यूमर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ट्यूमर ग्रेडिंग इज बेस्ड ऑन, हम ट्यूमर को किसके अकॉर्डिंग ग्रेड करते हैं, मतलब फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, या ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, या फिर हम ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या फिर ट्यूमर की सीवियरिटी कितनी है, इसीलिए हम उसको एक ग्रेड देते हैं, नंबर देते हैं, जिससे एक डायग्नोस्टिक करने में हमें आसानी होती है, उसका ट्रीटमेंट करने में हमें ईजिली होता है। तो जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है वो उसके सेलुलर डिफरेंशिएशन के थ्रू होता है, कि ट्यूमर में कितने से कितने नॉर्मल टिश्यू हैं, कितना उसमें एबनॉर्मल टिश्यू ऑलरेडी बन चुके हैं, कितनी नंबर ऑफ सेल्स उसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। तो जो हमारा ऑप्शन है, द एक्सटेंट ऑफ मेटास्टेसिस, द डिग्री ऑफ सेलुलर डिफरेंशिएशन एंड रिसेंबल टू नॉर्मल टिश्यू, द ट्यूमर्स एनाटॉमिकल लोकेशन, द पेशेंट्स इम्यून रिस्पॉन्स। तो जो राइट ऑप्शन है हमारा है वो है ऑप्शन बी। ट्यूमर के जो ग्रेडिंग करते हैं वो उसके सेलुलर डिफरेंशिएशन के आधार पे की जाती है, और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि हमारा नॉर्मल टिश्यू उसमें कितना इन्वॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 इज, which of the following statements regarding cellular differentiation in tumors is true? पूछा गया है इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सेलुलर डिफरेंशिएशन और ट्यूमर्स के लिए सही है। तो हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। ऑल मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर वेल डिफरेंशिएशन, हमें पता है मैलिग्नेंट ट्यूमर वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, मैलिग्नेंट्स क्या होते हैं, पुअर होते हैं। अगर यहाँ पे बेनाइन होता तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होता, बट ये इंटरचेंज दिया है तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। मैलिग्नेंट ट्यूमर आर ऑफन पुअरली डिफरेंशिएटेड इंडिकेटिंग अ लॉस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ओके, यहाँ पे ये लाइन हमारी सही है। बेनाइन ट्यूमर आर नेवर शो एनी डिफरेंशिएशन, ये लाइन भी हमारी गलत है, बिकॉज बेनाइन ट्यूमर्स क्या होते हैं, वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं। डिफरेंशिएशन हैज नो प्रोग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस, तो ये भी गलत है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, पुअरली डिफरेंशिएटेड, जो कि इंडिकेट करते हैं लॉस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है, ट्यूमर मार्कर आर बेस्ट डिस्क्राइब एज। अब यहाँ पर एक नया टर्म आया है, मार्कर। ये मार्कर्स आखिर होते क्या है? मार्कर्स एक ऐसे, मार्कर इन्हें नाम क्यों दिया पहले ये देखते हैं। मार्कर्स एक्चुअली बायोमार्कर्स होते हैं। बायोमार्कर क्यों? क्योंकि ये लिविंग थिंग्स में जाके मार्कर का काम करते हैं। मार्कर का काम क्या होता है, उसको हाईलाइट करना, किसी भी चीज को इंडिकेट करना। अब अगर सपोज मेरे पास ये मार्कर ना होता तो यहाँ पे कोई भी चीज को इंडिकेट करना बहुत ही दिक्कत होती, बहुत पॉसिबल नहीं होता। बट बिकॉज ऑफ दिस मार्कर हम कोई भी चीज को आसानी से इंडिकेट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। तो वैसे ही हम कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं जो स्पेशली कैंसरस सेल को ही हाईलाइट करते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि वो सिस्टमिक इन्फेक्शन या सिस्टमिक जो सेल इंजरी है या सेल प्रोलिफरेशन है वो बॉडी के कौन से ऑर्गन में हुआ है।
cell that directly cause metastasis? No. Substance produced by tumor or by the body in response to tumor that help in detection and monitoring. Genetic mutation that trigger neoplasia. Specific type of immune cell attacking the tumor. तो जो राइट ऑप्शन होगा, जल्दी बताइए, राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन बी, क्योंकि मार्कर क्या करता है, डिटेक्शन और मॉनिटरिंग का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, जो इस स्पेसिफिक ट्यूमर के लिए बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, नॉर्मल सेल्स थी यहाँ पर, बट हमें डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पा रहा था कि वो ट्यूमर कौन सा है, तो बाय द हेल्प ऑफ मार्कर हमने यहाँ पे सेल्स को हाईलाइट कर दिया है, और उस हाईलाइट की वजह से हमें यहाँ एक डिफरेंस पता चल रहा है कि ये एक बेनाइन ट्यूमर है जो एक स्पेसिफिक एरिया में है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो अनकंट्रोल हो चुका है। तो ये एक मार्कर के प्रेजेंस में ही पॉसिबल हो पाया है इन लोगों को डिफरेंशिएट कर पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। Which diagnostic method is most often used to confirm diagnosis of neoplasia through examination of cellular morphology? अब सेलुलर मॉर्फोलॉजी की बात आई है, तो सेलुलर मॉर्फोलॉजी में हम उस सेल की स्टडी करते हैं, सेल को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, और वो हम करते हैं हिस्टोलॉजिक तरीके से और साइटोलॉजिक एग्जामिनेशन के तरीके से। अदर ऑप्शंस को भी अगर देखें, रेडियोलॉजिक इमेजिन, रेडियोलॉजी में हम उसकी मॉर्फोलॉजी की स्टडी नहीं कर पाएंगे। मॉलिक्यूलर जेनेटिक टेस्टिंग, उससे हम उसके लेवल का पता लगा सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ ट्यूमर मार्कर इन द ब्लड, ट्यूमर मार्कर के ब्लड से होने से उसकी क्वांटिटी पता चलेगी, क्वांटिटी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ने क्या पूछा है, सेलुलर मॉर्फोलॉजी पता करनी है, तो मॉर्फोलॉजी पता करने के लिए सेल की स्टडी करनी पड़ेगी, और स्टडी हमारी हिस्टोलॉजिक और साइटोलॉजिक एग्जामिनेशन के थ्रू ही पता चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इमेज टेक्निक इज मोस्ट यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग डीप सीटेड ट्यूमर एंड डिटरमाइन देयर एक्सटेंट? अब यहाँ पे पूछा गया है डीप सीटेड ट्यूमर को हम किस इमेजिन टेक्निक्स के थ्रू पता लगा सकते हैं? सीटी स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी, प्लेन एक्सरे और एंडोस्कोपी। तो जो हमारा ऑप्शन है वो है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन के थ्रू हम क्या करते हैं, सीटी स्कैन क्या करता है, डिटेल क्रॉस सेक्शन इमेज प्रोवाइड करता है बॉडी की, जो यूजफुल होती है किसी भी लोकेशन, साइज, स्प्रेड ऑफ ट्यूमर की स्टडी करने के लिए। साथ ही साथ अदर इमेजिन टेक्निक्स क्या होती है, जैसे कि एमआरआई, पेट स्कैन, ये भी वैल्यूएबल सिट होते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन में सिटी के अलावा एमआरआई या पेट मिलता है तो वो भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको जरूरी नहीं है सिर्फ सिटी स्कैन ही मेजर करना है या ढूंढना है, अगर उसके अलावा एमआरआई या पेट स्कैन जैसा टर्म आपके सामने है तो आप इस ऑप्शन को भी टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है इपिथेलियल ट्यूमर्स। अब इपिथेलियल ट्यूमर्स की बात आ रही है, सच एज कार्सिनोमा आर टिपिकली डेराइव्ड फ्रॉम विच टाइप ऑफ टिश्यू। अब इपिथेलियल टिश्यू ही पूछ लिया है, तो कौन सा टिश्यू होगा, इपिथेलियल होगा। ये तो क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा दिख गया है, बट हमें ये याद रखना है कि इपिथेलियल ट्यूमर्स क्या करते हैं, कार्सिनोमा कॉज करते हैं। अगर क्वेश्चन में आपका ये टर्म मिसिंग है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि कार्सिनोमाज आर टिपिकली डेराइव्ड फ्रॉम विच टाइप ऑफ टिश्यू, तो हमें तब भी अपने इपिथेलियल टिश्यू पे ही जाना है, क्योंकि इपिथेलियल टिश्यूज ही कार्सिनोमा कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसेनकाइमल ट्यूमर विच इंक्लूड सार्कोमास। अब यहाँ सार्कोमास आ गया है, सार्कोमा दैट इज कनेक्टिव टिश्यू अराइज फ्रॉम। अब देखो सार्कोमा का नाम आया और ऑप्शन में क्या आ गया, कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें याद रखनी है। टिश्यू को नाम, कैंसर का नाम याद करना है और उससे हमें ओरिजिन ऑफ टिश्यू ऑटोमेटिक पता चल जाएगी। तो देखते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, जो हमारे सार्कोमास होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू को इंड्यूस करने वाली सेल प्रोलिफरेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following best describe the role of oncogene in the neoplasm। ऑन्कोजीन होते क्या है, पहली बात तो ये
ऑन्कोजीन ऐसे जीन्स होते हैं जो ट्यूमर को सप्रेस करते हैं, या हमारी बॉडी में ये कॉन्टिन्यूसली डिटेक्ट करते रहते हैं कि कहीं हमारी सेल डिवीजन जो हो रही है, सेल साइकिल जो चल रही है, वो अनकंट्रोल तरीके से तो नहीं चल रही है। बट अगर वही हमारा ऑन्कोजीन रिलीज हो रहा है, ऑन्कोजीन का लेवल बढ़ता जा रहा है इन टर्म ऑफ नियोप्लासिया, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, देखते हैं। दे रिपेयर डीएनए डैमेज। ऑन्कोजीन्स हमारे डीएनए डैमेज को रिपेयर नहीं करते हैं। दे आर म्यूटेड जीन दैट डिराइव अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डेथ। सेल डेथ के लिए हमारी अपोप्टोसिस होती है। दे फंक्शन एज ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन अपने आप में एक ट्यूमर जीन्स होते हैं जो ट्यूमर को बनने से रोकते हैं। तो ऑन्कोजीन क्या होते हैं, म्यूटेड जीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, अनकंट्रोल सेल प्रोलिफरेशन को परफॉर्म करते हैं। वहीं जब वो ऑन्कोजीन सप्रेस फॉर्म में हमारी बॉडी में रहता है, तब कोई भी सेल जो है वो अनकंट्रोल नहीं बल्कि कंट्रोल सेल डिवीजन होती है। उसी जगह अगर ऑन्कोजीन हमारा एक्टिवेट हो जाए या बढ़ने लगे, तो वहां पे क्या होता है, अनकंट्रोल सेल प्रोलिफरेशन होने लगता है। ऑन्कोजीन्स आर म्यूटेड और ओवर एक्सप्रेस्ड वर्जन ऑफ नॉर्मल जीन। प्रोटो ऑन्कोजीन्स बोला जाता है उसको, प्रोटो ऑन्कोजीन्स। जब तक प्रोटो ऑन्कोजीन्स हमारी बॉडी में है, वो नॉन कैंसरस है, नॉन इन्वेजिव है और नॉन अनकंट्रोल्ड है। जैसे ही ये टर्म हट जाता है और सिर्फ ऑन्कोजीन्स बचता है, तो वो क्या होता है, हमारे सेल में प्रोलिफरेशन का काम करने लगता है, सेल अनकंट्रोल तरीके से प्रोलिफरेट होने लगती है। That one altered led to increase cell division. सेल डिवीजन को इंक्रीज कर रहा है और ट्यूमर की ग्रोथ को बढ़ा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स नॉर्मली फंक्शन टू। ट्यूमर सप्रेशन जीन क्या कर रहा है, उसके नाम में ही आंसर छुपा है, ट्यूमर सप्रेसर जीन। एक ऐसा जीन जो ट्यूमर्स के फॉर्मेशन को सप्रेस कर रहा है। इंक्रीज सेलुलर प्रोलिफरेशन, अब अगर यहाँ सप्रेसर है तो वो इंक्रीज नहीं करेगा। प्रमोट मेटास्टैसिस, मेटास्टैसिस को भी प्रमोट नहीं करेगा। इनहिबिट सेल डिवीजन एंड प्रिवेंट ट्यूमर फॉर्मेशन, ये उसका काम हो सकता है। इनहैंस एंजियोजेनेसिस, जेनेसिस दैट मीन्स फॉर्मेशन। जब ये सप्रेसर है तो ये किसी चीज का फॉर्मेशन भी नहीं करेगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आंसर सी, inhibit cell division and prevent tumor formation. Why? Because it name itself tumor suppressor gene, जो ट्यूमर को सप्रेस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following best differentiates the parenchymus condition from invasive cancer? यहाँ पे दो टर्म आए हैं, इनवेजिव कैंसर और प्री कैंसरस कंडीशन। ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखते हैं। द एबनॉर्मल सेल रिमेन confined to their site of origin without breaching to basement membrane. The cell exhibit extensive metastasis. The growth is always benign. There is no genetic alteration in precancerous cell. तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन ए। क्यों है, क्योंकि जो प्री कैंसरस कंडीशन होती है जैसे कि डिस्प्लासिया, कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, जब जहां पे भी सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है उस टर्म को हम डिस्प्लासिया बोल रहे हैं, वो कंडीशन अराइज हो जाती है जो कंफर्म करती है टिश्यू की ओरिजिन को। इन कंट्रास्ट इनवेजिव कैंसर क्या होता है, ब्रीच बेसमेंट मेम्ब्रेन को खत्म करता है, आक्रमण करता है उसके एडजेसेंट टिश्यू के पे और हैव पोटेंशियल टू मेटासाइज। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के इस सेशन का, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रोमा इन ट्यूमर। अब ये स्ट्रोमा क्या होता है, किसी भी ट्यूमर में अगर स्ट्रोमा है, हिस्टोपैथो की रिपोर्ट में स्ट्रोमा टर्म है तो वो टर्म हमें क्या बता रहा है। स्ट्रोमा टर्म जो होता है वो बेसिकली एक फ्रेमवर्क होता है जो सेल्स को ब्लड सप्लाई करता है, क्योंकि अगर सेल्स बन रही हैं अनकंट्रोल तरीके से
तो उन सेल्स को भी तो ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, एटीपी और ब्लड की जरूरत होगी, तभी वो सेल अपने आप में स्टेबल हो पाएंगी और अदर सेल का फॉर्मेशन कर पाएंगी। तो जो स्ट्रोमा होता है ट्यूमर्स में, वो क्या होता है, हमारा प्रोवाइड सपोर्टिव फ्रेमवर्क होता है इंक्लूडिंग ब्लड सप्लाई एंड कनेक्टिव टिश्यू नेसेसरी फॉर ट्यूमर ग्रोथ। ट्यूमर की ग्रोथ के लिए भी जैसे हमारी नॉर्मल सेल ग्रोथ हो रही है, वैसे ही ट्यूमर की भी ग्रोथ होती है, क्योंकि वो भी हमारी ही बॉडी का हिस्सा है, हमारी ही बॉडी की सेल है। तो उन सेल्स को भी जितनी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है, वो सारी की सारी चीजें स्ट्रोमा के थ्रू उन्हें फुलफिल होती है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इट प्रोवाइड द सपोर्टिव फ्रेमवर्क। किसी भी नॉर्मल सेल्स को जो जो रिक्वायरमेंट है, ट्यूमर ग्रोथ को भी जो रिक्वायरमेंट होगी, वो उसके स्ट्रोमा के थ्रू होगी। तो आज का ये सेशन हमारा यहीं तक था। इसमें हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यूज में क्या है, डेंस कनेक्टिव, एडिपोज कनेक्टिव, एसेलुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इसी में जो भी हमारे स्ट्रोमा होते हैं, ये नॉन न्यूप्लास्टिक सपोर्टिव टिश्यू है ट्यूमर में। इट इंक्लूड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल एंड इंफ्लेमेटरी सेल दैट सप्लाई न्यूट्रिएंट एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द ट्यूमर पैरेन्काइमा, एक नियोप्लास्टिक सेल्स को। जबकि पैरेन्काइमा डिटरमाइन क्या करती है, ट्यूमर्स के बिहेवियर को, जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा था। दैट स्ट्रोमा प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सस्टेनिंग ट्यूमर ग्रोथ एंड फैसिनेटिंग इन्वेजन। कोई भी अगर आपको उससे रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 1 मंथ बचे हैं, लास्ट 1 मंथ, जिसमें सिर्फ आपको रिवीजन करना है, कुछ भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो आप इन 25 क्वेश्चन को अच्छे से रिकॉल कीजिए। इनमें से अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।